हमने रेट के बारे में स्टडी किया, रेट के हमने क्वेश्चन भी आपको करा दिए, ठीक है। अब देखो हमें ये देखना है कि जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट रिएक्टर के प्रोडक्ट बना रहे, अब आपने रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को चेंज किया तो उस रिएक्शन का रेट चेंज होगा, ठीक है, चेंज होगा। जैसे मान लो सपोज आप रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को डबल कर रहे तो रेट तो चेंज होगा, पर चेंज का मतलब वो डबल होगा या ट्रिपल होगा वो तो आपको देखना पड़ेगा ना। इसका मतलब हम एक ऐसा एक्सप्रेशन चाह रहे हैं जो हमें रेट और कंसेंट्रेशन के साथ में कोरिलेट करे और उससे हमें पता लग जाए कि कंसेंट्रेशन को अगर हम चेंज करते हैं तो रेट के अंदर कितने टाइम चेंज हो जाता है। इसलिए हमें एक रेट लो की जरूरत पड़ती है। तो रेट लो क्या होता है इसको समझाता हूँ मैं आपको। हमने लिखा रेट लो। पहले बात तो ये रेट लो जो है ना एक रेट लो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। मतलब जब भी आप रेट लो लिखोगे आप इसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू लिखा जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अब रेट लो होता क्या है भाई? रेट लो ये तो आपसे बोल दिया कि एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, होता क्या है ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो रेट लो की डेफिनेशन हमने क्या दी? एक्सपेरिमेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लो। मतलब कहना चाह रहा है कि आपको रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करना है, वो भी किसके टर्म्स में? वो भी किसके टर्म्स में? रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के टर्म्स में। दैट इज द रेट लो, ठीक है। समझते देखो इसको। मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल ये लिया हमने H2 प्लस Cl2 से 2HCl एक रिएक्शन मेरे पास में, मेरे को उसका रेट लिखना था। देखो 11th क्लास में भी रेट आपको लिखा 11th क्लास में भी रेट लिखना आपको बताते हैं। याद है 11th क्लास में चैप्टर होता था हमारे पास में केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम पढ़ा करते थे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था? लॉ ऑफ मास एक्शन बताता था कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो उसकी रिएक्टेंट की एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। क्या था लॉ ऑफ मास एक्शन? रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है। देखो हमने रिएक्शन लिखा H2 प्लस Cl2 से 2HCl बना दिया है। हम लिखने जा रहे हैं रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट लिखे, इसका रेट क्या आएगा? रेट इक्वल टू क्या आ रहा है? रेट इक्वल टू के H2 को पावर 1 Cl2 को पावर 1। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको ये जो एक्सप्रेशन लिखा ना रेट इक्वल टू के H2 को पावर 1 Cl2 को पावर 1, इसको देख के क्या पता लग रहा है? इसको देख के पता लग रहा है अगर हम हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट भी डबल होगा क्योंकि इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम क्लोरीन की कंसेंट्रेशन को डबल करें, क्लोरीन की जो कंसेंट्रेशन है इसको हम डबल कर दें तो रेट भी हमारा क्या होगा? डबल होगा। ये हमें थ्योरेटिकली देखने से मिला, ठीक है। अब ये तो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया ना, पर अब ये सही या नहीं है इसके लिए क्या करें? फिर हमने क्या किया, हाइड्रोजन और क्लोरीन को लेके इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी। जब हम हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके और HCl बना रहे थे तो हमने देखा यार ये तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। ये मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंटल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बना रहे? HCl बना रहे। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कंप्लीट होती है? ये फोटोन की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हमने जब फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो इसकी जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे थे तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने से हमको क्या पता लगा कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उसका जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता है। इसका मतलब जब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं तो क्या पता लग रहा है कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। और जब हम थ्योरेटिकली जा रहे हैं तो वो क्या बता रहा है? इस पर डिपेंड कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम काइनेटिक स्टडी करना चाह रहे हैं तो रेट तो हमें लिखना पड़ेगा। तो रेट लिखने के यहाँ दो रास्ते हैं, एक तो रेट लिखा जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन से और दूसरा रेट लिखा जाता है रेट लॉ से। आप देख भी सकते हैं क्या देखने को मिला, रेट जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? रेट इक्वल टू के H2 का पावर 0 और Cl2 का पावर कितना आ गया? 0। पावर 0 0 का मतलब रेट इन पे डिपेंड ही नहीं करता। मतलब इसको देख के पता लग रहा है इस रिएक्शन का रेट हाइड्रोजन और क्लोरीन की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अब आप देख सकते हैं हम काइनेटिक स्टडी कर रहे थे, काइनेटिक स्टडी मेरे को करनी है तो ऑब्वियस सी बात है रेट मेरे को एक्सपेरिमेंटल ही चाहिए ना। तो रेट लिखने के दो रास्ते हैं, एक तो रेट लिखा जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन से, एक रेट लिखा जाएगा रेट लॉ से। और हम इस चैप्टर के अंदर जो काइनेटिक स्टडी कर रहे हैं ना तो हम जब भी रेट लिखेंगे रेट हमेशा रेट लॉ से लिखेंगे क्योंकि रेट लॉ जो है ना वो लॉ ऑफ मास एक्शन के कंपेरिजन में मोर इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने एक एग्जांपल लिया H2Cl2 वाला एक एग्जांपल लिया। इसी चीज को मैं जनरलाइज करके आपको बताता हूँ। हमने एक जनरल रिएक्शन ले ली है। रिएक्शन क्या है मेरे पास में? N1A प्लस N2B, इससे हमने M1C प्लस M2D का फॉर्मेशन कर दिया। रेट लिखना था, मैंने आपसे क्या बोला? अब रेट लिखने के हमारे पास में दो तरीके हैं, एक तो है लॉ ऑफ मास एक्शन और एक है हमारे पास में रेट लॉ। देखिए
लॉ ऑफ मास एक्शन तो क्या बोलता है, कोई सी भी रिएक्शन लगा दो एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम उसका रेट लिख देंगे। उसको करना क्या है, रेट इक्वल टू क्या होगा क्या, और जो भी रिएक्टेंट है क्या करें, उसकी जो कोफिशिएंट है उनको उसको पावर में लिखना होता है। ये तो लिखा रेट इक्वल टू क्या रखे, ए का पावर कितना लिखा n1 और बी का पावर हमने n2। ये रेट किसके अकॉर्डिंग है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है। अब हम रेट लिखें इसका रेट लॉ के अकॉर्डिंग, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू के ए, रिएक्टेंट ए और बी है ना, तो एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी। अब इसका पावर क्या लिखेंगे, तो हम जब तक इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी नहीं करेंगे हमें कैसे पता लगेगा इसका पावर क्या आएगा। पावर का क्या मतलब है, जैसे मान लो सपोज इसकी पावर 1 है तो पावर 1 क्या इंडिकेट करेगा, आप एक ही कंसेंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट डबल होगा। अगर मान लो इसकी पावर 2 आ जाती है तो 2 क्या बताएगा, इसकी पावर अगर 2 है तो ये बताएगा अगर आप एक का कंसेंट्रेशन डबल करते हो तो रेट कितना होगा, 4 टाइम्स होगा। तो आप एक ही कंसेंट्रेशन को चेंज करने से रेट कितने टाइम चेंज होगा यार, वो तो हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे तो ही पता लगेगा ना। इसका मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो हमें एक्सपेरिमेंट से पता लगती है, हम थ्योरेटिकली उसको नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हमने क्या बोल दिया कि इसकी जो पावर है वो अननोन है और अननोन पैरामीटर को हमने एक्स और वाई बोल दिया। तो हम बोल देते हैं ए का पावर एक्स है और बी का पावर वाई है। इसमें जो के है, के को हमने क्या बोला, रेट कांस्टेंट, और एक्स और वाई जो है इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर एक्स और वाई ऑर्डर बन गया है, ठीक है जी। देखो रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन दो टाइप की होती है। रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन दो टाइप की होती है। एक तो होती है सिंपल रिएक्शन, एक तो हमारे पास है सिंपल रिएक्शन, एक तो है सिंपल रिएक्शन और दूसरी हमारे पास है, सॉरी, एक तो सिंपल है, सिंपल को बोल दिया जाता है एलिमेंट्री, और दूसरी रिएक्शन होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। अब आप कहेंगे सिंपल और कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है। सिंपल रिएक्शन का मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी उसको बोलते हैं सिंपल रिएक्शन, और एलिमेंट रिएक्शन, और जो मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट हो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जब रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होती है उसके कुछ स्टेप स्लो होंगे और उसके कुछ स्टेप फास्ट होंगे। वो भी रिएक्शन है, अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो मल्टी स्टेप में कंप्लीट होगी, अगर मल्टी स्टेप में कंप्लीट हो रही उसके कुछ स्टेप क्या होंगे, स्लो होंगे, कुछ स्टेप क्या होंगे, फास्ट होंगे, और उसका जो सबसे स्लो स्टेप है वो उसके लिए बन जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आप इसको एक एग्जांपल समझिए, जैसे मान लो एक कंपनी है जो बाइक बनाती है। अब कोई कंपनी बाइक बना रही तो बाइक के तो बहुत सारे कंपोनेंट है, तो सारे कंपोनेंट एक ही एम्प्लॉय तो नहीं बना सकता, अलग अलग एम्प्लॉय को हमने कंपोनेंट बनाने का काम दे दिया है, ठीक है। तो अब अलग अलग एम्प्लॉय कंपोनेंट बना रहे हैं तो सबके बनाने की रेट तो अलग अलग होगी ना। तो एक हमारा जो फर्स्ट एम्प्लॉय था उसने उसका जो भी कंपोनेंट था बना के उसको लाके दे दिया, सेकंड जो एम्प्लॉय था उसने भी कंपोनेंट बना के दे दिया, थर्ड ने भी बना के दे दिया, और सब अलग अलग टाइम पे लाके दे रहे। तो हम जो सबसे लास्ट में जो एम्प्लॉय हमें कंपोनेंट लाके तब तक नहीं देगा तब तक हमारी बाइक तो तैयार नहीं होगी ना। इसका मतलब हमारा जो बाइक बनने का काम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो सबसे स्लो काम कर रहा है। इसका मतलब जो सबसे स्लो स्टेप होता है ना वही बेसिकली उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये बात ध्यान समझ लीजिए कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो मल्टी स्टेप में होती है, उसके कुछ स्टेप स्लो होंगे, उसके कुछ स्टेप फास्ट होंगे, और उसका जो सबसे स्लो स्टेप है वो उसका होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो हमने लिखा भी है इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये बात याद कर लेना, ठीक है। अब आप कहेंगे सर एक रेट तो लिखने का तरीका होता है, एक तो रेट लिखा जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन से, एक रेट लिखा जाएगा आपका रेट लॉ से, ठीक है। तो क्या दोनों का रेट सेम आते हैं क्या, या हमेशा डिफरेंट आते हैं क्या? नहीं, कई बार सेम भी आ जाते हैं और कई बार डिफरेंट भी आ जाते हैं। सेम कब होता है, तो जो सिंपल रिएक्शन है या जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन का जो रेट है आप चाहे रेट लॉ से लिखो या आप लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखो, दोनों से सेम आता है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है ना ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप उसका रेट चाहे आप रेट लॉ से लिखे या आप लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखे, दोनों से सेम आएगा। हाँ, अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो उसका जो रेट है आपने रेट लॉ से लिखा या आपने उसके लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखा तो रेट सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब वहां कुछ नहीं बोल सकते। पर अगर रिएक्शन सिंपल है और एलिमेंट्री है तो रेट चाहे आप लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखे या रेट लॉ से लिखे, दोनों से रेट हमेशा सेम आता है, ठीक है। हमने लिखा भी है इन एलिमेंट्री रिएक्शन रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन आर इक्वल, मतलब दोनों से रेट सेम आता है। अभी हमने बोला था ना कि एक्स और वाई क्या है, रेट लॉ लिखा था तो रेट लॉ के अंदर ए का पावर एक्स आया था और बी का पावर क्या आया था वाई। तो एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है तो हम समझते हैं ऑर्डर के बारे में, ठीक है। हाँ, तो बच्चों ने रेट लॉ आपको लिखना सिखा दिया है। रेट लॉ लिखा था तो उसमें हमें एक ऑर्डर के बारे में और पता लगा कि ऑर्डर क्या होता है। तो अब हम आपको ऑर्डर के बारे में बताते हैं। तो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर जो क्वांटिटी है इसको इंट्रोड्यूस किया था ओस्टवाल्ड ने। तो फर्स्ट ये बस जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए गिवन बाय ओस्टवाल्ड, ठीक है। सेकंड हम लिखा एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब ऑर्डर होता क्या है, तो ऑर्डर का मतलब ये है
कि आपने भी रेट लॉ से रेट लिखा ना, उस रेट लॉ से जो रेट लिखा, उस रेट लॉ के अंदर कंसेंट्रेशन की जो पावर्स है उसका जो एल्जेब्रिक सम है उसको बोल दिया जाता है ऑर्डर। क्या बोला मैंने? रेट लॉ से आपने रेट लिखा, रेट लॉ से ही लिखना है, इस बात का ध्यान रखें। रेट लॉ से रेट लिखना है, फिर उसमें जो कंसेंट्रेशन है उनकी जो पावर्स है, पावर का जो एल्जेब्रिक सम है दैट इज द ऑर्डर। समझना डेफिनेशन दी हमने, सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ के अंदर कंसेंट्रेशन की जो पावर्स है उसका जो एल्जेब्रिक सम है उसको अपन ऑर्डर कह रहे हैं। जैसे वो एग्जांपल ले लेते ना, फोटोकेमिकल वाला है, अभी बताया था ना मैंने आपको, उसी को लेकर बात करता हूँ। एग्जांपल लिया था हमने H2 + Cl2 से 2HCl बना दिया है, ठीक है। इसका रेट लिखा हमने, अब मैं रेट लॉ से तो मतलब रेट लॉ से लिखूंगा ना, लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट में लिखूंगा ही नहीं, तो मैंने रेट लिखा, रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो रेट क्या है? रेट इक्वल टू क्या? H2 का पावर 0 Cl2 का पावर 0। हमेशा एक्सपेरिमेंट, ये रेट हमने एक्सपेरिमेंट से लिखा ना, H2 की पावर 0, हाइड्रोजन की पावर 0 है, तो पहले से बोल सकते हैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है। क्लोरीन की पावर कितना? 0, मतलब क्लोरीन के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है। अगर इनका सम किया जाए 0 + 0 कितना होगा? 0। तो हम बोल सकते हैं ये एक 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, दिस इज नोन एज 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसी बात को हम इन जनरल करके आपको बताते हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल से बताया था, ठीक है। एक जनरल केस लेते हैं इसके लिए। इन जनरल हमने एक जनरल रिएक्शन ली, इन जनरल वही रिएक्शन ले रहे हैं N1A + N2B, जो हमने पहले लिखा था। हमने रेट लॉ लिखा, तो रेट लॉ से रेट क्या आ रहा है? रेट इक्वल टू के A पावर x आ गया, B पावर y, A का पावर कितना? x है, तो हम बोल देंगे ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर इसका x है, तो बोला ना x क्या है? ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A। B क्या है? y क्या है? ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B है। और अगर x + y कर दिया जाए, x + y, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कैन बी 0, ऑर्डर 0 हो सकता है, ऑर्डर 1 हो सकता है, ऑर्डर की वैल्यू 2, 3 एंड इवन, और यहाँ तक कि ऑर्डर हमारा फ्रैक्शनल और नेगेटिव भी हो सकता है। 0 ऑर्डर तो आपने भी देख लिया, वो जो फोटोकेमिकल था उसका ऑर्डर कितना था? 0 ऑर्डर था। हमने लिखा ऑर्डर 0 हो सकता है, ऑर्डर 0 है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, और नेगेटिव भी बोला मैंने आपसे। एक तो उसमें लिखा है कि ऑर्डर देखो 3 है, 3 के बाद मैंने आपसे 4 नहीं बोला, ठीक है। एक एग्जाम और इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं। ऑर्डर नेगेटिव है, हमने लिखा ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर स्पीसीज कैन बी नेगेटिव बट ओवरऑल ऑर्डर कैन नेवर बी नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर स्पीसीज जो है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, पर जो एल्जेब्रिक सम है ना वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा होल्ड करें, अभी और अच्छे समझ में आ जाएगा। हमने बोला कि ऑर्डर जो है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 होता है, 3 से ज्यादा ऑर्डर नहीं होता है। तो इसका रीजन क्या है? तो हम आपको इसी चैप्टर में हम आपसे डिस्कस करेंगे कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है हमसे? कोलिजन थ्योरी बोलती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होता है, और उनके बीच में जो कोलिजन होगा उस कोलिजन के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और प्रोडक्ट जब भी बनेगा जब उनके बीच में कोलिजन भी इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। और हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो इफेक्टिव कोलिजन है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल के बीच में ही पॉसिबल है। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, इसलिए बोल देते हैं ऑर्डर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 होती है। हमने लिखा भी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑर्डर इज 3 बिकॉज चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स वेरी रेयर, ठीक है। ऑर्डर ने बोला कि ऑर्डर किससे आएगा? रेट लॉ से आएगा। रेट लॉ किससे आएगा? एक्सपेरिमेंट से आएगा। अगर हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन बदल दें, तो हमारा रेट लॉ बदल जाएगा, और अगर रेट लॉ बदल जाएगा तो बेटा ऑर्डर भी तो बदल जाएगा ना। तो हम बोल सकते हैं ना ऑर्डर डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हमने, ऑर्डर डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। देखो जैसे हमने एक एग्जांपल है कि इसी को और अच्छे से समझ रहे हैं। हमने एक रिएक्शन लिखा, रिएक्शन दे रखा 2A + B से हमने प्रोडक्ट बना दिया, इसका रेट हमको दे रखा, ये क्वेश्चन में दे रखा, ये हमने अपने हिसाब से नहीं लिखा। तो रेट इक्वल टू क्या है? के A पावर 1 B पावर 2, ये क्वेश्चन में दे रखा है। आप कहेंगे कैसे आया? तो हमने थोड़ी ना लिखा है, ये तो एक्सपेरिमेंट से है ना। तो उस जिसने एक्सपेरिमेंट स्टडी करी होगी उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया उसने, मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। उसने क्या किया होगा? A और B को लिया होगा, उसने देखा होगा कि एक ही कंसेंट्रेशन को डबल करता हूँ तो रेट उसका डबल हो रहा था, तो उसने A की पावर 1 बना दी।
फिर उसने बी को लेके देखा होगा कि बी की कंसेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट 4 टाइम्स हो रहा है, इसलिए उसने बी की पावर 2 लिख दी। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है, मतलब ये रेट लो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, अपन इस पर डिस्कस ना करें। हमसे तो बोला गया ये देखिए ऑर्डर कितना होगा, तो हमने बोला ऑर्डर क्या होगा, तो रेट लो की जो पावर है तो 1 + 2 = 3, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका ऑर्डर 3, ये थर्ड ऑर्डर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक और मैंने एग्जांपल लिया, एक रिएक्शन दे रखा है 2a + b से हमने प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, रेट इसका दे रखा है, ये रेट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ये मैंने नहीं लिखा है। रेट इक्वल टू के a पावर 1 और b पावर कितना है -1/2 है। हम बोलेंगे a के रेस्पेक्ट में 1 ऑर्डर है और b के रेस्पेक्ट में -1/2 ऑर्डर है। ठीक है, अगर इसका रिएक्शन का ऑर्डर की बात करें तो 1 - 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, इसका मतलब ये 1/2 ऑर्डर की रिएक्शन है। आपसे बोला था ना ऑर्डर फ्रैक्शनल भी होते हैं, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी होते हैं। अब देखो ए के रेस्पेक्ट में 1 ऑर्डर है और बी के रेस्पेक्ट -1/2 है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पॉजिटिव है और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या नेगेटिव है। तो पहले तो हमें ही समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव ऑर्डर और नेगेटिव ऑर्डर का सिग्निफिकेंस क्या होता है। पॉजिटिव ऑर्डर का क्या सिग्निफिकेंस है, पॉजिटिव ऑर्डर का मतलब अगर आप जैसे ए का पावर 1 है ना, मतलब पॉजिटिव ऑर्डर है, तो आप ए का कंसेंट्रेशन अगर इंक्रीज करेंगे तो रेट इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली बात है। बी का पावर क्या नेगेटिव है, इसका मतलब बी का कंसेंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करेंगे तो रेट तो डिक्रीज होगा ना। तो पॉजिटिव ऑर्डर का क्या सिग्निफिकेंस होता है, पॉजिटिव ऑर्डर का सिग्निफिकेंस होता है कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने पर रेट इंक्रीज होता है, और नेगेटिव ऑर्डर का सिग्निफिकेंस है कि कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रेट आपका डिक्रीज होगा। तो जब कभी भी ऐसा हो रहा है कि कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव ऑर्डर है। अगर कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं उससे रेट कम हो रहा है तो नेगेटिव ऑर्डर है। अगर आपसे इन जनरल कोई बोलता है कि कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने से क्या होता है, तो ये तो बोलते हैं रेट इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका मतलब ओवरऑल तो ये बोलते हैं ना, तो मैंने आपसे ये तो बोला ना कि ओवरऑल ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव होगा, ओवरऑल कभी नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, किसी पर्टिकुलर जो स्पीसीज है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, पर जो अलजेब्रिक सम है दैट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऑर्डर का मैंने आपको सिग्निफिकेंस बता दिया। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन लिया मैंने, ये जो ऑर्डर है इसको समझने के लिए सारे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। हमने रिएक्शन दे रखी है 2a + b से हमने प्रोडक्ट बना दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया और एक बार तो ये वाले ऑप्शन बना के दे दिया और एक आपको ये वाले ऑप्शन बना के दे दिया, मतलब एक ही के अंदर हम दो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। हमें देखना है ये वाला अगर ऑप्शन का सेट आ जाए तो क्या आंसर टिक करके आना है, और ये वाला सेट आ जाए तो क्या आंसर टिक करके आना है। रिएक्शन आपको दे रखा है 2a + b, क्या आपको रेट दे रखा है, तो रेट तो आपको नहीं दे रखा। जब आपको रेट ही नहीं दे रखा तो आप ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं। तो जब ये ऑप्शन आए तो हम इस पर टिक कर देंगे कांट प्रेडिक्ट। क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, क्योंकि हमको इसका रेट लो नहीं दे रखा है। ठीक है, हाँ अब ये वाले ऑप्शन आ गए। अब देखो इसमें कांट प्रेडिक्ट जैसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, तो अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए ना भाई, या तो नन ऑफ दीज होता है या कांट प्रेडिक्ट होता है तो अपन उसको टिक कर देते हैं, वैसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो अपन ये मान के चलेंगे कि ये एक एलिमेंट्री है, और आपको पता है एलिमेंट्री का रिएक्शन हो तो उसका रेट चाहे रेट लो से लिखो या लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखो सेम ही आता है ना। तो हम इस केस में क्या करेंगे, इस रिएक्शन को एलिमेंट्री मान लेंगे और एलिमेंट्री मान के इसका रेट लो लिख देंगे। इसका रेट लो से रेट क्या आ जाएगा, इसका रेट लो से रेट आ जाएगा रेट इक्वल टू के, ए का पावर कितना आ जाएगा 2 और बी का पावर कितना आ गया 1। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन तो लिखा मैंने, तो इसका जो ऑर्डर है ऑर्डर बन जाएगा 2 + 1 = 3। ये हमारे पास में इसका ऑर्डर 3 आ जाएगा। ध्यान समझ लेना क्वेश्चन, रिएक्शन लिखा इसमें, अब दो तरह के ऑप्शन आए, तो एक बार ये वाला ऑप्शन आया एक बार ये वाला है। तो अगर ये है तो कांट प्रेडिक्ट देना है, और मान लो ऐसा है ये वाले ऑप्शन है जिसमें कांट प्रेडिक्ट है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे इसमें इस रिएक्शन को हम एलिमेंट्री मान के क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और लिया मैंने, नेक्स्ट लिया मैंने सिंपल रिएक्शन है 2a + b से हमने प्रोडक्ट बना दिया है। ठीक है, और ऑर्डर के लिए आपसे बोला गया ऑर्डर क्या होगा, वही वापस से मैंने दो सेट बना के दे दिया। अब आपको बताना है कि ये वाले ऑप्शन आए तो आंसर देना और ये वाले ऑप्शन आए तो आपको आंसर देना है। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास बात क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर इसने हमसे बोला रिएक्शन क्या बोला, इसने सिंपल बोल दिया। देखो कैसी रिएक्शन है, रिएक्शन कौन सा दे रखा है सिंपल। अब आपको याद होगा अगर रिएक्शन सिंपल है तो इसका जो रेट है वो रेट लॉ से लिखो या लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखो, सेम ही आएगा ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन को तो सोल्व किया जा सकता है, और सोल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसका रेट लॉ लिखेंगे, और रेट लॉ लिखेंगे तो इसका रेट कितना आएगा, इसका रेट आ जाता है रेट इक्वल टू के, ए का पावर कितना बनेगा 2 और बी का पावर कितना बनेगा 1। आंसर क्या देंगे, इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका ऑर्डर 2 + 1 = कितना आएगा 3। इसका मतलब ये ऑप्शन आ रहे हैं जब भी 3 टिक करके आना है, और ये वाले ऑप्शन आ रहे हैं जब भी हमको 3 टिक करके आना है। रीजन क्योंकि इसने लिख दिया सिंपल, और अगर सिंपल रिएक्शन लिखा हुआ है और रेट लो लिख के नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, हम खुद लिख देंगे ना, क्योंकि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वही तो उसका रेट लो बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सिंपल लिखा हुआ है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सिंपल रिएक्शन नहीं लिखा रहा,
जब सिंपल नहीं था, सिंपली रिएक्शन दे रखी है, तो हमें थोड़ी ना पता है वो रिएक्शन सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और इसमें सिंपल मेंशन है, इसलिए अपने इसको सिंपल लेके ही क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है, ठीक है जी। ये हमने ऑर्डर के बारे में एक जनरल डिस्कशन किया, और इसके जो बेसिक क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको बताया, ताकि इससे हमें इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाए। काइनेटिक स्टडी करने के लिए हमें एक और टर्म की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो हमने नेक्स्ट हेडिंग लिखा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी होता क्या। पहली बात तो ये कि जो मॉलिक्यूलरिटी है, जैसे हमने ऑर्डर की बात करी, तो ऑर्डर क्या थी, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर कैसी क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंटल। अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी होती है एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हमने लिखा ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी होती है, नंबर 1। दूसरी बात, मॉलिक्यूलरिटी जो है ना, ये मेनली सिंपल रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होती है। मेनली किसके लिए एप्लीकेबल है, सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। अब ये होती क्या है, तो हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन ये है, मैंने आपसे बोला था ना कि प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो ये बोलता है कि एक जो सिंपल रिएक्शन है, एक सिंपल रिएक्शन के अंदर वो इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए इफेक्टिव कोलिजन कितने मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, वो जो उनका नंबर है, दैट इज द मॉलिक्यूलरिटी। हमने डेफिनेशन लिखा भी है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously in order to bring a chemical change known as molecularity। मतलब एक आपके पास सिंपल एक और एलिमेंट्री रिएक्शन है, उस सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर कितनी रिएक्टिंग स्पीसीज इफेक्टिव कोलिजन कर रही है, उनका जो नंबर है, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। ये इसकी मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन है, ठीक है जी। चलिए जी, इसको एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। हमें एक सिंपल रिएक्शन दे रखी है, एक सिंपल रिएक्शन है। सिंपल रिएक्शन क्या है, A+2B से हमें प्रोडक्ट बना दिया है। हमसे बोला गया इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर सिंपल लिखा हुआ है ना, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हम आराम से बता सकते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा, 1+2 इक्वल टू कितना आएगा, 3। तो हम आंसर क्या देंगे, इसका मॉलिक्यूलरिटी 3 होगा। मान लो आपसे पूछ लिया जाए इसका ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर के लिए तो हमें रेट लो चाहिए, और रेट लो किससे लिखोगे, एक्सपेरिमेंट से। तो एक्सपेरिमेंट से रेट लो लिखना पड़ेगा, ठीक है। पर इसने क्वेश्चन में क्या बोला, रिएक्शन कैसा है, सिंपल। तो मैं आपसे बोल ही चुका हूँ, सिंपल रिएक्शन के लिए रेट चाहे रेट लो से लिखो या आप रेट लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखो, सेम ही आएगा ना। इसका मतलब इसका रेट तो हम लिख सकते हैं ना, तो इसका रेट क्या आएगा, रेट इक्वल टू के, A का पावर आया 1 और B का पावर 2। ये ऑर्डर कितना आ गया, 3। आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूलरिटी भी 3 आ रहा है और ऑर्डर भी 3 आ रहा है। रीजन, क्योंकि रिएक्शन हमारी सिंपल है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जितने भी सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, उनके लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू हमेशा ही सेम होती है, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए ना, लिख दिया मैंने, इन सिंपल ऑब्लिक एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर सेम, दोनों हमेशा क्या होती है, सेम होती है। अब आपसे बोला जाए क्या ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी कभी हमेशा सेम होंगे क्या, हमेशा डिफरेंट होंगे क्या, तो अब आपको आंसर क्या देना है, आप बोल देना अगर रिएक्शन सिंपल और एलिमेंट्री है तो ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी सेम होगा। रिएक्शन कैसा है, सिंपल और एलिमेंट्री है, तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, सेम होगा। हाँ, अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो फिर ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये अभी हम आपको नहीं बता सकते, ठीक है। चलिए जी, मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या जीरो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे, फ्रैक्शनल पार्ट करे, नेगेटिव पार्ट करे? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी ना तो कभी जीरो होगी, ना कभी फ्रैक्शनल होगी और ना ही कभी नेगेटिव होगी। तो लिखा मैंने मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो, फ्रैक्शनल एंड नेगेटिव। तो फिर मॉलिक्यूलरिटी होगी क्या, तो मॉलिक्यूलरिटी या तो 1 होगा या 2 होगा या फिर 3 होगा। मॉलिक्यूलरिटी कैन बी 1, 2 एंड 3। और आपको ये भी बता दिया हमने कि मॉलिक्यूलरिटी की मैक्सिमम वैल्यू भी 3 होती है। रीजन, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो हमने लिख दिया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी इज 3, ठीक है। चलिए, अब बात आ रही है, अब आप कहोगे सर आप बोल रहे हैं कि सिंपल और एलिमेंट्री के अंदर ही हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे, तो आप ये सोचेंगे इसका मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर फिर मॉलिक्यूलरिटी की बात ही नहीं करेंगे। बात तो करेंगे पर बात करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टी स्टेप में होती है, मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होगी। उसके कुछ स्टेप स्लो होंगे और कुछ फास्ट होंगे, पर जितने भी स्टेप होंगे हर स्टेप तो एक एलिमेंट्री की तरह काम करता है। जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो उसकी हर स्टेप तो एक एलिमेंट्री है ना। अगर हर स्टेप एक एलिमेंट्री है तो हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे। तो हम करते क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी सेपरेटली निकालते हैं। देखा भी हमने, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप इज सेपरेटली डिफाइंड। हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी सेपरेटली डिफाइन की जाती है। इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया,
2N2 हमने 4Na2 प्लस O2 बना दिया है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। और इसके मैकेनिज्म क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, मतलब ये पूरा क्वेश्चन है रिएक्शन से लेके, और इसके मैकेनिज्म दे रखी है। मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप क्या है, N2 हमने NO2 प्लस NO3 बना दिया, इसका स्लो स्टेप है। और N2 प्लस NO3 से हमने ये बना, इसका फास्ट स्टेप है। हमसे बोला गया इसका मोलिक्यूलिटी कितना होगा, तो मैंने आपसे क्या बोला, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हर स्टेप की मोलिक्यूलिटी अलग अलग निकालोगे ना। आप देखो उधर इसका जो स्लो स्टेप है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है, तो 1, तो आंसर क्या देंगे, इसका स्लो स्टेप की मोलिक्यूलिटी होगा 1। इसका जो फास्ट स्टेप है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, तो आंसर क्या देंगे, इसकी जो फास्ट स्टेप है उसका मोलिक्यूलिटी 2 होगा। इसका मतलब इसकी स्लो स्टेप की मोलिक्यूलिटी 1 होगा और इसका फास्ट स्टेप का मोलिक्यूलिटी 2 होगा। गुड। अगर मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर से बोल दिया जाए इसका ऑर्डर कितना होगा, भाई ये लो जो हमने आपसे ऑर्डर पूछ लिया, तो ऑर्डर के लिए क्या करोगे, आप रेट लिखोगे। आपको मैंने बताया था ना कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसके अंदर स्लोवेस्ट स्टेप उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो हम क्या करेंगे, जो इसका स्लो स्टेप है उसको देख के क्या लिखेंगे, इसका रेट लिखेंगे। तो स्लो स्टेप ये रहा, इसको देख के हम रेट लिखेंगे, रेट इक्वल टू के N2 की पावर 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। आप कहेंगे सर तो आपने लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया, जबकि रेट तो किससे लिखना था, रेट लॉ से लिखना था। तो मैंने आपको अभी भी क्या बोला था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हर स्टेप एक एलिमेंट्री की तरह काम करेगा। इसका मतलब जब ये है एलिमेंट्री तो इसका रेट, चाहे आप रेट लॉ से लिखो या आप लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखो, आएगा तो सेम ही ना, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको देख के क्या पता लग रहा है, इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा 1। ये जो ऑर्डर है ये इस रिएक्शन का है, मतलब ऑर्डर ओवरऑल रिएक्शन का है, जबकि मोलिक्यूलिटी ओवरऑल रिएक्शन की नहीं है। मोलिक्यूलिटी हर स्टेप की अलग अलग है। स्लो स्टेप की मोलिक्यूलिटी 1 है और फास्ट स्टेप की मोलिक्यूलिटी 2 है। अगर आपसे कोई बोलता है इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, तो आंसर दे देना ये इसका ऑर्डर 1 होगा। अगर आपसे बोले इस रिएक्शन की मोलिक्यूलिटी क्या होगी, तो बोल देना कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर कभी ओवरऑल मोलिक्यूलिटी नहीं डिफाइन करते। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हर स्टेप की मोलिक्यूलिटी सेपरेटली डिफाइन की जाती है। या से बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर ओवरऑल मोलिक्यूलिटी होती है मीनिंगलेस क्वांटिटी। क्या होती है, मीनिंगलेस क्वांटिटी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ही एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। देखो इसी टाइप का दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, 2H2O2 है, इससे हमने 2H2 प्लस O2 का फॉर्मेशन कर दिया। इसकी मैकेनिज्म दे रखी है, इसका स्लो स्टेप है, ये फास्ट है। मैकेनिज्म आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी। हम सबको तो ये बताना कि मोलिक्यूलिटी कितना होगा। तो आप देख सकते हैं इसका स्लो स्टेप के अंदर 1 रिएक्टिंग स्पीसीज है, और जो इसका फास्ट स्टेप है इसके अंदर 2 रिएक्टिंग स्पीसीज है। मतलब स्लो की मोलिक्यूलिटी होगी 1 और फास्ट की मोलिक्यूलिटी 2 होगी। आपसे बोला जाए इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर के लिए रेट लो लिखना पड़ेगा। रेट लो किसको देख के लिखते हो, स्लो को देख के। तो स्लो स्टेप ये रहा, इसको देख के मैंने रेट लो लिखा, तो रेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, के H2O2 का पावर कितना आ गया 1, यानी ऑर्डर कितना आ जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं इसकी स्लो स्टेप की मोलिक्यूलिटी 1 आ रहा है, फास्ट स्टेप का मोलिक्यूलिटी 2 आ रहा है, और ऑर्डर कितना आया 1 आया। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसके प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखो, आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में और इसके पहले वाले में स्लो का मोलिक्यूलिटी कितना आ रहा था 1, उसमें भी 1 था। और इसका जो ऑर्डर है ये भी 1 है, उसका भी ऑर्डर 1 है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा इस रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर है वो इसकी जो स्लो स्टेप है उसकी मोलिक्यूलिटी की इक्वल है। तो जनरली ऐसा होता है कि जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसका जो मोलिक्यूलिटी है और उस रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर है, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। जनरली इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिक्यूलिटी ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप इज इक्वल टू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब उसके ओवरऑल ऑर्डर के इक्वल होता है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको बोल ही दिया था। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ओवरऑल मोलिक्यूलिटी इज मीनिंगलेस। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है इनके अंदर ओवरऑल मोलिक्यूलिटी होती है मीनिंगलेस क्वांटिटी, ठीक है। हमने ऑर्डर के बारे में डिस्कस कर लिया, मोलिक्यूलिटी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा देखते हैं इनमें क्या कंपैरिजन है। ऐसे हो सकते हैं इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। लेफ्ट हैंड साइड में लिया मैंने ऑर्डर और इसकी राइट हैंड साइड में लिया हमने मोलिक्यूलिटी। जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है और मोलिक्यूलिटी हमारी थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। कंपैरिजन नंबर 1। सेकंड, ऑर्डर हमने किसको बोला था कि जो रेट लो था उसमें जो कंसंट्रेशन की पावर है उसका सम क्या लिखा हमने, ऑर्डर। जबकि मोलिक्यूलिटी क्या बोला हमने कि जो हमारी सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन है उसके अंदर जो भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है दैट इज द मोलिक्यूलिटी। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लो, और इधर लिखा हमने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन सिंपल रिएक्शन। ठीक। थर्ड कंपैरिजन, ऑर्डर कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल एंड नेगेटिव। ऑर्डर जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है।
जबकि जो मोलिकुलरिटी है ना तो कभी जीरो होगी, ना कभी फ्रैक्शनल होगी और ना ही कभी नेगेटिव होगी। नेक्स्ट पॉइंट, हम बात करें अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हमने पता है ओवरऑल ऑर्डर निकाला था। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ओवरऑल ऑर्डर इज डिफाइंड, जबकि अगर हम बात करें मोलिकुलरिटी की तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमने क्या बोला कि जो ऑर्डर है वो हम हर स्टेप का सेपरेटली कैलकुलेट करते थे। ठीक है, अब हमने जब रेट लो लिखा था ना, अब उस रेट लो के अंदर है ना रेट इक्वल टू के, वो के क्या था कि एक रेट कांस्टेंट था, उसको बोला था हमने रेट कांस्टेंट, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट या उसी को बोल दिया जाता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। वो होता क्या है इसको भी समझ लेते हैं। हमने रेट लो लिखा तो रेट लो से रेट क्या आ रहा है, रेट इक्वल टू के ए का पावर एक्स आ गया, बी का पावर वाई आया। इसमें के क्या है कि रेट कांस्टेंट है। अब इसको डिफाइन करते हैं तो हमने मान लिया कि हमारे दो रिएक्टेंट है ना ए और बी, दोनों का कंसेंट्रेशन मैंने 1 मोल पर लीटर ले लिया। कंसेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू 1 मोल पर लीटर। अगर आप इन दोनों में 1 रखते हैं तो के का वैल्यू किसकी इक्वल आ गया, रेट की इक्वल। इसका मतलब के क्या है, तुमने बोला के एक रेट है, कब है, जब इसके जितने भी रिएक्टेंट है उनका कंसेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है। तुमने बोल दिया रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इज टेकन टू बी यूनिटी। इसके जितने भी रिएक्टेंट है अगर उसका कंसेंट्रेशन आप यूनिटी ले लेते हैं उस समय जो रेट होगा इसे को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। इसलिए बोला जाता है कि ये एक रेट है पर ये स्पेसिफिक रेट है, बोला ना स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अब ये स्पेसिफिक पॉइंट क्या है कि इसके जितने भी रिएक्टेंट है उसका कंसेंट्रेशन आपको 1 मोल पर लीटर लेना है। ठीक है, के की जो वैल्यू है, जो रेट कांस्टेंट के हम बता रहे हैं, इस के की वैल्यू कंसेंट्रेशन डिपेंड नहीं करती है। पॉइंट लिखा भी हमने, वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन। ये जो रेट कांस्टेंट होता है इसके वैल्यू डिपेंड करते हैं तो टेम्परेचर पर और एक डिपेंड करते हैं कैटलिस्ट पर। टेम्परेचर पर डिपेंडेंस की बात करें तो टेम्परेचर पर जो डिपेंडेंस है वो ये होती है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है, और आप अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, आपने अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया तो रेट कांस्टेंट डिक्रीज होगा। ये हम आपको आगे बताएंगे आरएनएस इक्वेशन से। बस अभी तो इतना समझ लीजिए कि जो रेट कांस्टेंट है वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और एक डिपेंड करता है कैटलिस्ट पर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो के इंक्रीज होता है और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो के भी हमारा डिक्रीज होता है। ठीक है, चलिए हमने रेट कांस्टेंट डिस्कस कर लिया। अब इसकी यूनिट्स के बारे में बात करते हैं कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। तो मैं रेट लो लिखा, रेट इक्वल टू के ए का पावर एक्स है, बी का पावर वाई है। रेट की बात करें तो रेट की यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। के की जगह हमने क्या रखा ए, कंसेंट्रेशन है ना, यूनिट क्या होगी मोल पर लीटर, इसका भी यूनिट मोल पर लीटर, इसका पावर एक्स, इसका पावर वाई, हमने एक साथ करके इसको एक्स प्लस वाई कर दिया। और जो एक्स प्लस वाई है उसकी जगह मैंने एन लिख दिया और एन को बोल दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम इसको भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड इक्वल टू के मोल पर लीटर का पावर एन। इसको रीअरेंज करा तो के का यूनिट मेरे पास आ रहा है मोल 1 माइनस एन लीटर एन माइनस 1 एंड सेकंड इनवर्स। आप इसके अंदर एन की वैल्यू पुट करें, आपका जिस भी ऑर्डर का रिएक्शन है उसकी यूनिट निकल के आ जाएगी। ये तक जनरल फॉर्मूला बता दिया, ये फॉर्मूला हमने याद करा दिया। ठीक है, आप चाहो तो फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, जब भी क्वेश्चन आए आप बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब कैसे सोल्व करेंगे, मतलब मैं तो सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। जैसे मान लो क्वेश्चन आपके जीरो ऑर्डर का आ गया, या मान लो फर्स्ट ऑर्डर का आ गया, या nth ऑर्डर का आ गया। आपसे बोला जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट यूनिट क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट यूनिट क्या होगी, या इन जनरल बात करें nth ऑर्डर के रेट कांस्टेंट यूनिट क्या होगी, तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जीरो ऑर्डर है तो आप क्या काम करें, जीरो ऑर्डर है तो सबसे पहले रेट लिखें, तो रेट इक्वल टू होगा के ए का पावर 0। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू के ए का पावर 1 होगा। nth ऑर्डर है तो रेट इक्वल टू आएगा के ए का पावर n आ जाएगा। रेट का यूनिट क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर पर सेकंड, के की जगह के ए का पावर 0 कितना 1, इसका मतलब के का यूनिट बनेगा मोल पर लीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसके अंदर रेट कांस्टेंट की यूनिट और रेट का यूनिट एग्जैक्टली सेम होता है। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम होता है, आंसर क्या देंगे, जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में चले तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू के ए का पावर 1, रेट मोल पर लीटर पर सेकंड इक्वल टू के और ए का पावर 1, ए कंसेंट्रेशन तो मोल पर लीटर है, इस सेकंड से लो तो के यूनिट क्या है सेकंड इनवर्स। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर है उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स। और nth ऑर्डर में चले रेट इक्वल टू के ए पावर n आ गया, तो रेट तो क्या लिखा मोल पर लीटर पर सेकंड, के की जगह हमने क्या रखा मोल पर लीटर का पावर n, इसको रीअरेंज करा तो मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकंड इनवर्स। वही आ गया ना जो मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, मान लो आपसे से क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्वेश्चन बोला गया आपसे
कैलकुलेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ 3/2 ऑर्डर, मतलब रैंडम मैंने कुछ भी बोल दिया कि 3/2 ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो मैंने आपको फॉर्मूला याद करने के लिए मना कर दिया ना। आप क्या काम करें, सबसे पहले रेट लिखें। अब 3/2 ऑर्डर है तो रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू के a का पावर 3/2 रेट। आपको पता है रेट चाहे जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, रेट का यूनिट तो हमेशा मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि जो रेट की यूनिट होती है ना वो ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता, ऑर्डर पर डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट की यूनिट। रेट का यूनिट हमने क्या लिखा, मोल पर लीटर पर सेकंड, के की जगह हमने क्या रखा, ये बनेगा मोल पर लीटर का पावर कितना होगा 3/2, इसको रीअरेंज करा तो के का यूनिट आ रहा है मोल माइनस 1/2 लीटर प्लस 1/2 एंड सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब हमने आपको देखो रेट भी बता दिया और हमने रेट कांस्टेंट भी बता दिया, अब इनमें भी कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे हमने ऑर्डर और मोलिक्यूलिटी को भी कंपेयर किया ना, इसी टाइप से हम रेट और रेट कांस्टेंट को भी कंपेयर कर लेते हैं। बेसिकली रेट क्या होता है, तुमने बोला रेट तो एक स्पीड होती है जिसके अंदर हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो लिखा ना इट इज स्पीड एट विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये तो एक स्पीड है जिस पर कि हमारे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में। अब आप फिर कहेंगे कि रेट कांस्टेंट क्या है, तो रेट कांस्टेंट क्या है, तो रेट कांस्टेंट तो वो जो रेट लॉ आपने लिखा था उसमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। तो फर्स्ट कंपैरिजन क्या लिखा, रेट के लिए इट इज स्पीड, इसके लिए हमने इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, राइट, पहला कंपैरिजन। दूसरा कंपैरिजन, रेट की अपन बात करें तो रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जबकि हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा कंपैरिजन। सेकंड, रेट जो है वो टाइम के साथ वेरी करता है, क्योंकि टाइम के साथ वो कंसंट्रेशन चेंज होगा, कंसंट्रेशन चेंज होगा तो यार रेट भी तो चेंज होगा ना, तो रेट के लिए बोला वेरीज विद टाइम और उसमें बोल दिया रिमेन सेम। नेक्स्ट, रेट का जो यूनिट होता है वो ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता है। आप कोई सा भी ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सबका रेट का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। अगर हम रेट कांस्टेंट की बात करें तो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है ऑर्डर पर डिपेंड करेगा, जैसे कि हमने अभी अभी जस्ट आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसको बोल दिया जाता है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। देखा हमने डी, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या इसको बोल दिया जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसका ऑर्डर तो 1 हो और मोलिक्यूलिटी 2 हो, दैट इज द सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। डेफिनेशन, those reaction in which order is 1 and molecule is 2 is known as pseudo first order reaction। ठीक है, एग्जांपल लेके समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने इसके लिए ले लिया हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, एस्टर है, इसका हमने हाइड्रोलाइसिस करवा एसिडिक मीडियम में। एस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं इसमें वाटर होता है एक्सेस अमाउंट में, हमने इसका रेट लिखा, रेट इक्वल टू क्या लिखा हमने, रेट इक्वल टू के डैश एस्टर का कंसंट्रेशन इनटू एस्टर का कंसंट्रेशन। इसमें वाटर हमने किस में लिया, एक्सेस में लिया। वाटर इसकी जब काइनेटिक स्टडी करते हैं तो वाटर एक्सेस में, जब वाटर एक्सेस में तो इस रिएक्शन के अंदर होगा क्या, वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में ना तो इसकी कंसंट्रेशन में चेंज नेग्लिजिबल होगा, मतलब इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं इस रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अंदर के डैश भी कांस्टेंट है और वाटर का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है। मतलब इस रिएक्शन का जो रेट है ना भाई, वाटर का कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट रहेगा तो इस रिएक्शन का रेट वाटर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, के डैश भी कांस्टेंट है, वाटर का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों की जगह एक नया कांस्टेंट लिख दिया, उसको बोल दिया हमने के। तो इसको हमने लिखा, तो रेट इक्वल टू क्या रहा हमारे पास में, के एस्टर की पावर 1। अगर आपसे बोला जाए इसका ऑर्डर कितना होगा तो आंसर क्या देंगे, ऑर्डर तो इसका 1 होगा। अगर आपसे बोले मोलिक्यूलिटी क्या होगा, एक मोलिक्यूल तो एस्टर का पार्ट ले रहा है, एक हमारा वाटर है, तो मोलिक्यूलिटी कितना होगा 2। मतलब एक रिएक्शन ऐसी बनी जिसके अंदर ऑर्डर कितना आ रहा है 1, मोलिक्यूलिटी कितना आ रहा है 2। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अच्छे से याद कर लेना। ये जो एग्जांपल लिया इसमें हमने एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाया एसिडिक मीडियम में। अगर हम इस एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाएं बेसिक मीडियम में, देखो चलो बेसिक मीडियम से पहले हम आपको ये बता देते हैं, ये जो हमने के लिखा ना और जो के डैश लिखा, इनकी यूनिट वगैरह क्या होती है। तो इसमें जो के है ना, के को हमने क्या बोला, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और के डैश को बोला हमने रेट कांस्टेंट ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मेरे से बोला गया इसका मतलब के का यूनिट तो क्या होगा, तो के तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आ रहा है, तो जो के है ना उसकी तो यूनिट क्या होगी, जो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट होती है ना सेकंड इनवर्स, वही के का यूनिट होगा। अगर आपसे बोला जाए के डैश का यूनिट क्या लिखोगे आप, तो यूनिट ऑफ के डैश क्या लिखा हमने, के इक्वल टू लिखा ना के डैश इनटू वाटर का कंसंट्रेशन। तो के डैश इक्वल टू क्या लिखा हमने, के अपॉन वाटर का कंसंट्रेशन। ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, इसकी यूनिट क्या होगी के की सेकंड इनवर्स, और ये होगा मोल पर लीटर, तो यूनिट क्या बनी, मोल माइनस 1 लीटर प्लस 1 एंड सेकंड इनवर्स। यहाँ पे सब बोल सकते हैं कि जो के है इसकी यूनिट फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट होती है, और जो के डैश है इसकी यूनिट सेकंड ऑर्डर की यूनिट होती है। अच्छा एक बात और बता देते हैं, अगर आपसे बोला जाए
कि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो आंसर देना नहीं करता है। अगर आपसे बोला जाए कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो बोल देना हाँ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखना। आप लिख सकते हैं के डैश डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, ये पॉइंट ध्यान रख लेना, ठीक है जी। ये तो हमने एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवा दिया एसिड मीडियम में। एक और एग्जांपल लेते हैं, मतलब एस्टर का जो हाइड्रोलाइसिस है एसिडिक की जगह हमने बेसिक मीडियम में करवा दिया। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम, ये लीजिए एस्टर है NaOH के साथ रिएक्शन करवा के हमने बना दिया। जब हम इसकी काइनेटिक स्टडी कर रहे थे तो हमको पता लगा इस रिएक्शन का जो रेट है वो एस्टर की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, उसके साथ साथ NaOH की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो ऑर्डर कितना होगा 2, मोलिक्यूलिटी कितना होगा 2। इसका मतलब ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कौन होगा? जिसका ऑर्डर हो 1, मोलिक्यूलिटी हो 2, वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो ध्यान रखें हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिड मीडियम दैट इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, while hydrolysis of ester in basic medium this is the example of second order reaction। एक सेकंड ऑर्डर का एक एग्जांपल होता है। हम आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का एक एग्जांपल तो बता दिया एस्टर का हाइड्रोलाइसिस एसिड मीडियम में। एक और एग्जांपल इसका इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन शुगर है वही वाटर एक्सेस में लिया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हुआ। जब इसका रेट लिखे तो वही वाटर एक्सेस में लिया ना, तो वाटर का एक्सेस में है ना, तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो वाटर पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसका रेट इक्वल टू क्या आ गया के, और यहाँ लिखा हमने ये केन शुगर की कंसेंट्रेशन। तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना आ गया 1, और मोलिक्यूलिटी कितना हो गया 2। ऑर्डर 1 है और मोलिक्यूलिटी 2 होता है। पता यहाँ पर देखने से हमें एक पता लगा, एक पॉइंट ये पता लगा कि अगर आपने एक रिएक्शन ले रखी है और उस रिएक्शन के अंदर आपने किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस अमाउंट में ले लिया है, किसी एक रिएक्टेंट को किस में ले लिया, एक्सेस अमाउंट में ले लिया, तो उस रिएक्शन का रेट उस रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो सपोज ये क्वेश्चन बना देता हूँ, हमको एक रिएक्शन दे रखी है, देखिए इधर रिएक्शन दे रखा था हमको 2A + B, इससे प्रोडक्ट बना दिया है, इधर ठीक है। और इसका रेट लो भी दे रखा है, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। रेट लो इक्वल टू दे रखा हमको के A का पावर कितना गिवन है 1, और B का पावर दे रखा हमको 1/2, ठीक है। अगर मुझसे क्वेश्चन में बोल रहा है इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा, तो आंसर क्या देंगे, इसका ऑर्डर 1 + 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, ये हो गया। अगर मान लो क्वेश्चन में बोला जाए इफ B इज इन एक्सेस, आपसे बोल दिया जाए कि B को एक्सेस में ले ले तो क्या होगा। अगर B एक्सेस में आपने ले लिया तो हम बोल देंगे अब इस रिएक्शन का जो रेट है वो B की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो इस केस में आंसर देंगे ये आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का एक एग्जांपल बन गया, ठीक है। बस आगे सर।